हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है उसी में क्लास 6 की हिस्ट्री यानी इतिहास का ये अध्याय 6 है। हम लोग पढ़ेंगे राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने। फ्रेंड्स, आपको पता है एनसीईआरटी में कुछ कहानी बना के तभी आपको फैक्ट पे लाया जाता है। एनसीईआरटी में इसी तरह समझ बनाई जाती है, ठीक है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बने? पहले तो चुनाव भी नहीं होता था। हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही यज्ञ है, इस यज्ञ को याद रखना, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, एक ऐसा ही यज्ञ है, ठीक है। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ पूछा जाता है ये क्या है। तो इसमें होता क्या था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में, राजा के सैनिक की देखरेख में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा ताकतवर या शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा को विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी, ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहानी बताई जा रही है, ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। जैसे यज्ञ वगैरह आप देखे होंगे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, ठीक है। पुरोहित उन्हें शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन से वर्ग कहाँ शामिल थे। अब देखिए वर्ण क्या है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है वेदों में। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित लोग थे, पुजारी वगैरह, योद्धा थे लड़ने वाले, कृषक किसान, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी थे, धनवान थे, ठीक है। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी
तथा भोजन इकट्ठा करने वाले गरीब थे। ठीक है, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। चूँकि ये पुरोहित पुजारी टाइप थे तो इन्होंने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसे वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। इन्होंने कार्य के आधार पर जाति बांट दी। क्या वर्ण मतलब जाति बांट दी। इन्होंने कहा पहला वर्ण ब्राह्मण का होगा, पहला वर्ण ब्राह्मण का होगा। उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। कहा कि ब्राह्मण पहले वर्ग में आएंगे और वर्ण में आएंगे और ये वेद पढ़ाएंगे लोगों को और यज्ञ करवाएंगे। ठीक है, जिनके लिए उनको उपहार भी मिलता था, इनको ब्राह्मणों को। दूसरा स्थान उन्होंने शासकों को दिया। शासक जो राजा वर्ग थे, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, क्षत्रियों को राजा वर्ग कहा गया। उनका काम युद्ध करना, बोले कि क्षत्रिय का काम युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है। तीसरा स्थान है विश्व या वैश्य। ठीक है, इनमें कृषक, वैश्य में कौन कौन आते थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, नौकरी करने वाले जो थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। औरतों की बताइए कितनी गिरी स्थिति थी उस समय, कितना जेंडर स्टीरियोटाइप था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। न तो महिला वेद पढ़ सकती थी, न तो शूद्र पढ़ सकते थे। ठीक है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। ये बोलते थे सभी का काम जन्म के आधार पर हुआ है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होगी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार थे, शिकारी थे, भोजन संग्राहक थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने यानी लाशों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इनको अछूत माना जाता था, इनको कोई टच नहीं करता था, अपवित्र हो जाता था अगर ये टच कर लेते थे लोगों को। ठीक है, बड़ी गंदी व्यवस्था थी। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं माना। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवस्था के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। ठीक है, कुछ इलाकों में लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं जनपद। जनपद मतलब जैसे जनपद की शुरुआत कहाँ से हुई। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के राजा होने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, वही जैसे शहर वगैरह। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हैं, वो दिखाए गए हैं अभी चित्र में, हम देखेंगे। यहाँ नीचे चित्र है, उसी में देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों को खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर और एटा के पास, याद रहे उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास कौन सा जनपद मिला, हस्तिनापुर, उसके अवशेष मिले हैं। एटा के पास अतरंजी खेड़ा जनपद मिला है। इनमें प्रमुख हैं। ठीक है, खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा, मवेशी मतलब जानवर, गाय भैंस, ठीक है, अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इसी सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं हुआ है? ठीक है, अब देखते हैं। लोग अध्याय 4 में भी हमको केवल गेहूं और जौ के बारे में पढ़े थे, आपको पता होगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर थे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ये देखिए चित्रित धूसर पात्र, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे बर्तन है। ठीक है,
इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों में हैं। ठीक, महाजनपद देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जैसे नगर होता है, महानगर होता है, आप जान ही रहे हैं, नगर होता है, महानगर, वैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए वो महाजनपद हो गए। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया, अपने अपने जनपद को सब घेर रखे थे। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर रहे थे। अपनी समृद्ध, ये देखिए महाजनपद का ये चित्र देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे राजा लोग। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लाखों की संख्या में ईंटें तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब राजा जब भाई बड़े राजा बन गए, महाजनपद के राजा, तो उनको सेना भी चाहिए, सिपाही भी चाहिए। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, मतलब नगद सिक्के पर चित्रित, अभी देखेंगे हम लोग आहत सिक्के क्या होते हैं, सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। 9 में आहत सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी अध्याय 9 आना बाकी है, ये तो अभी अध्याय 6 ही चल रहा है, याद रखना। आहत सिक्के हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताइए। कौशाम्बी किले की ये दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। ये देख सकते हैं, कौशाम्बी में मिला है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कर क्या था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये कहे यार ये उपहार से काम नहीं चलेगा, जो लोग दान भेंट दे देते हैं, ऐसा करो, पैसा कहाँ से आए, इनकम कहाँ से आए, इसके लिए ये लोग टैक्स व्यवस्था, कर मतलब टैक्स व्यवस्था चालू किए। ठीक है, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे ज़्यादा भाई फसल ही तो मेन थी, कृषि ही तो ज़्यादा होती थी, तो फसलों पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः अब इसमें एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे आप या तो मान लो जी यूपीएससी के मेंस वगैरह या कुछ भी ऐसे कोई भी, तो आप या तो कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें लिखित परीक्षा हो, तो उसमें पूछ सकता है कि अधिकांश कर फसलों पे ही क्यों लगाए जाते थे? तो क्योंकि फसलों पर लगाए जाते थे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण थे उस समय क्योंकि उस समय कृषक ही सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे ज़्यादा खेती ही तो होती थी, किसानी खेती ही तो होती थी। प्रायः टैक्स कैसे लिया जाता था? उपज का 1/6 हिस्सा, यानी अगर कोई 60 किलो गेहूँ उपज कर रहा है तो उसका 1/6 यानी 10 किलो टैक्स दे देना पड़ता था उसको। सोचो, ज़्यादा टैक्स था। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी टैक्स लगाए गए थे। कारीगर मतलब जो बनाने, मतलब मिस्त्री वगैरह, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। ठीक है, मतलब वो उनसे एक दिन मेहनत करवा लिया जाता था। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, वो 29 दिन अपने लिए काम करे, 1 दिन राजा के यहाँ काम कर दे, वही उनका टैक्स हो जाता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। कोई किसी राजा को कोई गाय भैंस लेना होता था, ले लेता था, या दूध दही खिला देते थे, वो उनका टैक्स हो जाता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। आखेटक मतलब जो शिकार करते थे तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी, जो भी जंगल से उनको मिलता था, लकड़ी वगैरह जो भी,
फल वगैरह। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे? तो आप सोचिए क्या देते होंगे, वो क्या लकड़ी वगैरह फल वगैरह यही सब देते होंगे, जड़ी बूटियाँ यही सब। कृषि में परिवर्तन देखते हैं हम लोग। कृषि में कैसे परिवर्तन आया? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। क्या? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले हल लकड़ी के थे, अब हल में लोहा। देखिए कभी गांव में आप देखे होंगे हल के जो बैल से हल जोता जाता था उसके नीचे लोहा लगा था, ठीक। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे रोपाई, जैसे बेहन लगाना होता है ना गांव में, ऐसे रोप के लगाते हैं खोस खोस के। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो राजा की इनकम बढ़ेगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी करते थे, किसानी का काम, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों कर देते होंगे? क्यों करते देते होंगे? क्योंकि भाई खेती में जितना उपज बढ़ेगा, भाई वो 60 किलो चावल हो रहा था तो वो 10 किलो चावल राजा को टैक्स देता था। जब सोचिए 600 किलो चावल होगा तो 100 किलो देगा कि नहीं, तो राजा की भी तो कमाई बढ़ेगी, ठीक है। अब ये देखिए सूक्ष्म निरीक्षण है मगध के बारे में, ठीक है। सूक्ष्म निरीक्षण है, इसको देखना है, ठीक है। चलिए सूक्ष्म निरीक्षण देख लीजिए। सूक्ष्म निरीक्षण मगध मानचित्र 4, ठीक है, पृष्ठ संख्या 57 में मगध ढूंढो। कह रहा है मगध ढूंढना है। मगध क्या था? एक महाजनपद ही था। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया 200 साल के अंदर ही। गंगा और सोने जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी, ठीक है। यातायात, ख जल वितरण और ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। कहाँ? मगध क्षेत्र में, याद रहे। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, याद रहे। वो मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, एक बिंबिसार था और एक अजातशत्रु। याद रहे मगध के दो सबसे शक्तिशाली कौन? एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, ठीक है। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, महापद्मनंद, इन दोनों के अलावा, ठीक है। उन्होंने अपने नियंत्रण, ठीक है, उन्होंने अपने नियंत्रक वाले क्षेत्रों में क्या किया? तो महापद्मनंद एक और शासक थे जो अजातशत्रु और बिंबिसार के बाद महाजनपद के शक्तिशाली शासकों में आते थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था, ठीक है। बिहार में राजगृह, राजगृह कहाँ? बिहार में, ठीक है। आधुनिक में राजगृह का नाम क्या हो गया? राजगीर। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो शुरू में कौन सा? राजगृह। मगध की राजधानी कौन बनी? राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र बना, जो आज का पटना है। पाटलिपुत्र आज का पटना है, ठीक है, पटना को कहते हैं। 2300 साल पहले से भी पहले की बात है, 2300 साल पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वो सोचता था कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँ। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे जा पहुँचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, वो सोचा जाए मगध की तरफ, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस बात से भयभीत थे कि भारत को शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। उसके सैनिक कह रहे भैया वहाँ मत जाओ, वो बहुत खतरनाक है, उनके पास बहुत सेना है इंडिया वालों के पास, मगध वालों के पास। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर मिलता है? तो ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वज्जी,
एक तो मगध जनपद था, दूसरा जनपद क्या था, वज्जी। ठीक है, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली, याद रहे वैशाली भी बिहार में है। ठीक है, तो उसकी राजधानी क्या, वज्जी की वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, गण क्या है, देखिए इधर राइट साइड में, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ अर्थात संगठन। गण या संघ में कई शासक होते थे। ठीक है, कई शासक मिल के शासन, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, मतलब कोई एक राजा नहीं था यहाँ। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद जरिए तय करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमक्कर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी भाई। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में भी पढ़ेंगे आगे, ये तो अध्याय 6 चल रहा है, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। याद है, बुद्ध और महावीर ये दोनों गण और संघ से संबंधित थे। ठीक है, बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है, ये देखिए, वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ये देखिए, अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। आपको पता है अजातशत्रु कहाँ के थे, मगध के थे। ये सोचे कि हम क्यों न वज्जी को जीत लें। उन्होंने अपने मंत्री वस्कसार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उस समय बुद्ध भी मौजूद थे, भगवान बुद्ध। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन, ये सब बुद्ध ने कहा, ये तब तक राज करते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताइए। ठीक है, तो आप अंतर जान ही लेंगे, कौन सा अंतर था तो आप जान लेंगे अंतर। वज्जी संघ और अन्य महाजनपदों में क्या अंतर थे, तो वज्जी संघ जहाँ एक तो मेन अंतर क्या था कि ये गण के रूप में चलता था, गण और संघ के रूप में। ठीक है, कई राजा मिलके यहाँ शासन करते थे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से अलग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय, गुप्त शासक ऐसे आए जो गण को भी जीत ले गए। ठीक है, ठीक है, अन्यत्र कुछ बातें हैं, देख लो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल पहले तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन्हीं पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस मतलब यूनानी में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। क्या एथेंस में वास्तव में
जनतंत्र था, कहाँ था भाई? जब सबको बराबर अधिकार नहीं है तो जनतंत्र कहाँ था, लोकतंत्र कहाँ हो सकता है? ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर आ गया। अश्वमेध, ये सही गलत बताओ। अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो ठीक है, यहाँ से हमारा अब आ गया प्रश्नावली, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आ गया। अब आप यहाँ से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर अध्याय, ये 6 था, अध्याय 7 लेके आएंगे हम लोग। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आया हो, या हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हो या तेज़ पढ़ा रहे हो या समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।